हम्म। आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे पायरानोमीटर के ऊपर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयरेबल है ना? स्क्रीन देख पा रहे हो तुम लोग? यस सर। अच्छा, कल नीरज सर कुछ बोले थे इसके ऊपर, ये एनर्जी के लैब के ऊपर। आकाश, कुछ बोला गया था? जो भी हो, तुम्हारा जो जो मतलब टॉपिक होगा उसके दो टॉपिक तुम्हारा HMT के ऊपर है। ठीक है, तो HMT में जो जो लैब है तो उसमें दो लैब होगा जो तुम लोगों का एनर्जी का लैब सेम होगा। तो वहाँ से तुम दो लैब थोड़ा देख लीजिएगा और उसमें जो लैब मैनुअल है वही लिख के सबमिट कीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ है, उसको बस दो बार लिखना पड़ेगा तुम लोगों को और लिख के तुम लोग सबमिट करोगे। तो ये तुम्हारा हो गया, आपका तीसरा टॉपिक हो जा रहा है तुम्हारा पायरानोमीटर। अब पायरानोमीटर एक्चुअली क्या होता है हम लोग आज सीखेंगे, लर्न हाउ टू एक्सेस द सोलर एनर्जी पोटेंशियल ऑफ ए साइट यूजिंग द पायरानोमीटर। तो पायरोनोमीटर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? पायरोनोमीटर से हम लोग ये फाइंड करेंगे कि फाइंड द GHI यूजिंग पायरोनोमीटर डेटा एंड एक्सेस द फिजिबिलिटी ऑफ ए सोलर PV स्टेशन इन एरिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 3 क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव 3 ये बोल रहा है कि फाइंड द GHI यूजिंग पायरोनोमीटर एंड एक्सेस द feasibility of concentrating the solar power system in the area. Access the solar power if the power is in range 500 to 1000 suns. The site suitable for concentrator फोटोवोल्टिक जो CPV इंस्टॉलेशन है वो हो गया आपका, जो PV प्लेट हो गया आपका फोटोवोल्टिक प्लेट। तो इसका थ्योरी क्या बोल रहा है? इसका थ्योरी ये आ रहा है कि थ्योरी आपका ये आ रहा है कि द फर्स्ट स्टेप accessing the suitably of solar power production is to analyze the solar resources available। ठीक है, पढ़ा कर लेता हूँ। since the available since the available solar resources is vary greatly with respect to the local weather conditions। जैसे आपका लोकल वेदर कंडीशन होगा, लोकेशन क्या है, टाइम डे टाइम क्या है, टाइम ऑफ द ईयर क्या है, ये सब देख के हम लोगों को सोलर प्लेट लगाना पड़ता है। तो उसी में हमको लगाना पड़ता है पायरानोमीटर। ठीक है, तो ये सब हम नहीं देख के जैसे तैसे हम जहाँ था पायरानोमीटर सोलर प्लेट तो नहीं लगा पाएंगे। तो it is generally agreed that accurate years data is common, although the even longer time frames are preferred. So while solar resources data is available in various online databases, some of which are given at the resources tab of this experiment, these database only cover the macro solar data. For example, data gleaned from the operating satellites for the specific monitoring points, such as from the installed meteorological weather stations, which do not do not always provide information relevant to the particular site that being accessed। तो फॉर एग्जाम्पल हम लगा सकते हैं बिल्डिंग, ट्रीज, फॉग, क्लाउड, स्मोक, स्मॉग, पॉल्यूशन, other locality variable factors can greatly influence the amount and quality of solar energy available। The virtual lab experiment is designed जो है आपका teach the process of actual applied solar energy site assessment using modern data acquisition system and relevant data post processing techniques।
At the end of the experiment, the student will have the necessary skills, analyze solar data and real world assessment, the site solar production. Actually ये बस ये बोला गया है थ्योरी में कि हम लोग कहाँ लगा पाएंगे इसको, कहाँ नहीं लगा पाएंगे, और हम लोगों को कैसे मतलब क्या रेडिएशन आएगा मेरा पायरोनोमीटर के ऊपर, इसके ऊपर कुछ दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे सन अगर ये हो गया तो डायरेक्ट फ्रॉम द सन ये आ रहा है, तो डायरेक्ट रेडिएशन ये आ रहा है और डिफ्यूज रेडिएशन आ रहा है आपका इधर। तो इधर जो रेडिएशन आएगा ये सब आपका आ जाएगा आपका डिफ्यूज रेडिएशन, और जो डायरेक्ट आएगा हम इसे कहेंगे डायरेक्ट सन डायरेक्ट रेडिएशन। ठीक है, तो साइड में जो आएगा आपका ये आएगा डिफ्यूज रेडिएशन, और साइड में जो आएगा हम इसको कहेंगे डिफ्यूज रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कुछ कुछ टर्म अभी सीखना होगा कि हम लोग का नंबर 1 टर्म्स है इरेडियंस। इरेडियंस क्या होता है? द इंस्टेनियस क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑफ ए सरफेस पर यूनिट एरिया। तो इरेडियंस क्या हो गया? द इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया। एक सरफेस पर यूनिट एरिया के ऊपर जो सोलर रेडिएंट एनर्जी आ रहा है, तो हम इसका कह रहे हैं कहते हैं इरेडियंस। डिफ्यूज सोलर इरेडियंस क्या होता है? द सोलर इरेडियंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ड्यू टू स्काई ओनली स्काई रेडिएशन। The does it this does not include the direct solar irradiance which is defined next। तो नेक्स्ट क्या है आपका? डायरेक्ट सोलर इरेडियंस। तो डायरेक्ट सोलर इरेडियंस ये दो चीज होता है आपका, डिफ्यूज सोलर इरेडियंस एंड डायरेक्ट सोलर इरेडियंस। ठीक है, तो हम लोग पायरोनोमीटर से ये मेजर कर सकते हैं कि डायरेक्ट सोलर रेडियंस प्लस डिफ्यूज सोलर रेडियंस, ये दोनों का कंबाइन करके हम जो मेजर करेंगे इसको कहते हैं, ये जो हम लोग पायरोनोमीटर के सहायता से मतलब विथ पायरोनोमीटर वी कैन मेजर डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट सोलर इरेडियंस क्या होता है? डायरेक्ट सोलर इरेडिएशन ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सोलर इरेडिएशन और डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन, डीएनआई। डीएनआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन, द सोलर इरेडिएशन ऑन ए सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द सन रेज व्हाइल ब्लॉकिंग डिफ्यूज स्काई रेडिएशन। तो अगर ब्लॉक हो रहा है कहीं से भी आपका सन लाइट, तो हम लोग इसको कहते हैं डिफ्यूज सन रेडिएशन। और जो डायरेक्ट नॉर्मल रेडिएशन हो रहा है डीएनआई, इसको हम कहते हैं बीम रेडिएशन। तो बीम रेडिएशन एंड डायरेक्ट रेडिएशन सेम चीज होता है। तो बीम रेडिएशन हम किसको कहते हैं? बीम रेडिएशन जो डायरेक्ट सन से आ रहा है और मेरा लेंस के ऊपर, पायरोनोमीटर का लेंस के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन। एंड द डिफ्यूज क्या है? जो मतलब कहीं पे भी स्कैटर करके कहीं पे भी हम लोग को कहीं से लग के आ रहा है मेरा तो सन रेडिएशन, तो हम इसको कहते हैं डिफ्यूज स्काई रेडिएशन। नंबर 4 पॉइंट आपका आ गया है ग्लोबल सोलर इरेडियंस। ग्लोबल सोलर इरेडियंस कॉमनली कॉल्ड ग्लोबल रेडिएशन, द सोलर इरेडियंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में बोथ डायरेक्ट सनरेज एंड डिफ्यूज स्काई रेडिएशन सेम से आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ग्लोबल सोलर रेडियंस। मतलब टोटल जो अगर रेडियंस हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा? डायरेक्ट सन रेडिएशन एंड डिफ्यूज सन रेडिएशन को अगर हम एडिशन करेंगे, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में आएगा तो हम इसको कहेंगे ग्लोबल सोलर इरेडियंस। ठीक है, एक्चुअली इसको कहते हैं GHI। तो क्या होता है GHI? हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं थोड़ा। Reflected solar irradiance, number 5, reflected solar irradiance, the short wave radiation which reflected upwards from the earth surface। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके आ रहा है और रिफ्लेक्ट करते आ रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर आके रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ऊपर, तो हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड सोलर इरेडियंस। जो नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है नेट टेस्टोस्टेरोल रेडिएशन, द लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ सरफेस के ऊपर आके फिर से आपका रेडिएशन ऊपर चले जा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लगते हुए, तो हम इसको कहेंगे नेट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
अच्छा, नेक्स्ट है नेट टोटल इरेडियंस। नेट टोटल इरेडियंस क्या होता है? द डाउनवर्ड इरेडियंस minus the upward radiation as measured over the entire spectrum. In addition, the portion of the incoming solar radiation is absorbed, reflected, and emitted the atmosphere and the earth. The following figure illustrate the concept. ये हो गया आपका अर्थ रेडिएशन इज बजट। ये मान लीजिए अगर इनकमिंग सोलर एनर्जी अगर 100% आ रहा है तो एब्जॉर्ब बाय लैंड एंड ओशन हो रहा है आपका 48%। तो ये जो 48% आपका लैंड और ओशंस आपका ये एब्जॉर्व कर रहा है, तो उसका 63% और 6% आपका डायरेक्ट स्पेस फ्रॉम द अर्थ जा रहा है, रिडायरेक्ट होके स्पेस सर में जा आवाज रहा कट के आ रहा है सर। है। हेलो, अब ठीक है? इसका इशू होगा और कुछ नहीं। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो इनकमिंग जो सोलर एनर्जी आ रहा है आपका 100%, अगर हम ये मान के चलते हैं तो क्या हो रहा है आपका 48% आपका लैंड और ओशन में एब्जॉर्व हो रहा है। तो 48% अगर लैंड में हो रहा है तो उसका 48% का 6% डायरेक्ट आपका रिडायरेक्ट होकर जा रहा है स्पेस में फ्रॉम द अर्थ। और जो रेडिएशन आपका दिख रहा है आपका एयर में 6% बाई क्लाउड्स, 21% रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ सरफेस 4%। ये जब 100% से आ रहा था ये सब वहां से स्कैटर्ड होकर निकल रहा है। और एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर डस्ट O3 ये जा रहा है आपका 18%। अच्छा, क्लाउड आपका एब्जॉर्ब कर रहा है 3% और कॉन्डक्ट एंड द एयर रेजिंग एयर, हाँ 10%। ठीक है, तो और कैरिड द क्लाउड्स एंड एटमोस्फियर बाय लेटेंट हीट इज वाटर वेपर हो रहा है आपका 22%। अच्छा, ये एंगल अब छोड़िए ये सब। द नेक्स्ट पार्ट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, ये है आपका GHI। GHI क्या होता है? जो ग्लोबल रेडिएशन मेजर्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, तो GHI क्या होता है? आपका ग्लोबल रेडिएशन जो मेजर करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। इट इज ग्लोबल इन द सेंस दैट इट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज irradiation। ठीक है, तो इट इज ग्लोबल इन द सेंस दैट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज irradiation. As a result, GHI is particularly useful for predicting the power production of solar photovoltaic panels। जो PV panels होता है, सोलर का PV panels होता है, तो उसी में आपका GHI particularly useful होता है। ठीक है, तो since the solar PV panels can utilize both direct and diffuse solar radiation, however most solar PV panels are not oriented in horizontal plane. Therefore, irradiance received from a non-horizontal plane can be determined by multiplying by cosine of the minor angle between the horizontal plane of the solar panel। सोलर पैनल हम लोग डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल तो रखते नहीं है, थोड़ा सा तो हम लोग एंगल बना के रखते हैं। तो जितना मतलब माइनर कुछ कोसाइन एंगल होता है, मान लीजिए cos 5 डिग्री या cos 10 डिग्री, तो कुछ इस तरह एंगल बना के हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ा इसको एंगल बना के रखते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग पायरानोमीटर का यूज करते हैं। तो GHI क्या हो गया आपका? GHI is normally measured with pyranometer। GHI is normally measured with a pyranometer। और पायरोनोमीटर कैसे दिखता है? इमेज देख लो, कुछ इस तरह आपका पायरोनोमीटर देखा जाता है। ठीक है, ये आपका पायरोनोमीटर का एक ये है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म सीखे कि GHI का जो आपका फुल फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। ठीक है, तो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस क्या होता है? ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस इज द टोटल सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, इट इज द सम ऑफ डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस एंड डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। जो आपका ग्राउंड तक आ रहा है, मतलब ग्राउंड में जो रिफ्लेक्टेड होके सन लाइट जा रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग दो चीज निकल के आते हैं, जो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस एंड डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। इसका अगर हम प्लस करेंगे, इसका हम एडिशन करेंगे, तो मेरा निकल के आएगा ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। ठीक है,
जो है GHI। तो हम यहाँ पे कुछ टर्म सीखे छोटा करके। तो क्या क्या टर्म्स है? DNI, ये सब इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये सब थोड़ा बहुत पूछते रहता है कि DNI क्या होता है, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन, ठीक है। डायरेक्ट नॉर्मल इरेडिएशन, डायरेक्ट सोलर इरेडिएशन क्या होता है, ये सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा ठीक तरह से कि क्या है नहीं है। तो DNI और हमारा डिफ्यूज रेडिएशन अगर हम प्लस करेंगे तो मेरा निकल के आएगा GHI। क्लियर? यहाँ पे दिखा है कि इंडियन सोलर रिसोर्सेस हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, कहाँ ज्यादातर लगा हुआ है, कहाँ पे सनराइज मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होके जाता है। तो यही सब जगह में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा प्रोसीड्योर के पास। प्रोसीड्योर में क्या लगा हुआ है? प्रोसीड्योर में ये द ओवरऑल गोल ऑफ साइट असेसमेंट of for solar energy utilization experiment is learn how to analyze solar data to access the suitably of site for installing the solar energy system. The experiment will teach you how to analyze global horizontal irradiance or GHI. GHI is the global radiation measured on horizontal plane. It is global that sense the includes both direct and diffuse irradiation. ये मतलब अब लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं कि GHI क्या होता है, ग्लोबल हॉराइजेंटल इरेडियंस क्या होता है। तो ग्लोबल हॉराइजेंटल इरेडियंस में हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अम, क्या लिखा होगा? GHI इज द ग्लोबल रेडिएशन मेजर्ड हॉराइजेंटल प्लेन में मेजर करेंगे। इट्स ए ग्लोबल सेंस दैट इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज irradiation. As mentioned in the global theory page, GHI can be used to estimate production of solar PV panel. ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? लैब apparatus and equipments. This remote trigger experiment collects data from actual pyranometer installed. अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है आपको अमृता यूनिवर्सिटी में कहीं पे। तो ये आपका लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, लैटिट्यूड दिया हुआ है। तो हम लोग जान सकते हैं कि कहाँ पे आप GPS में ही पता कर सकते हो कि कहाँ पे ये आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल जाएगा आपको। और ये ह्यूज फ्लक्स, ये आपका पायरोनोमीटर का ब्रांड है जो 400 मीटर से 1100 नैनोमीटर में है। और डेटा एक्विजिशन मॉड्यूल आपका लैब जैक कुछ है। तो अच्छा, नेक्स्ट आपका ये हो गया कि RT टैब। ये RT में एक्चुअल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हेलो हेलो, हम लोग बस आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। कामेश्वर बोल रहा है कि उसके पास आवाज नहीं जा रहा है। नो सर, आवाज आ रहा है। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये है थोड़ा कि ये जो आपका वर्चुअल लैब है इसमें RT एक्चुअली काम नहीं हो रहा है। मैं लॉगिन करके देखा हूँ पहले, लेकिन RT काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली कर रहा है काम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गो टू द RT टैब इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्लिक ऑन द स्टार्ट स्ट्रीमिंग लाइव डेटा बटन, ये सब कुछ। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे तो RT कुछ है नहीं, हम लॉगिन करके देखे पूरा क्लीन दिख रहा है। तो थियोरी में जितना हम पढ़े, आप लोग जो मतलब लैब मैनुअल बनाने वाले, तो इसमें ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3 ये लिखिएगा। आपका थियोरी पार्ट जो है, ये थियोरी पार्ट कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ कहाँ डिफ्यूज हो रहा है आपका पे। तो ये आपका थियोरी पार्ट थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ये बना दीजिएगा कि डायरेक्ट फ्रॉम सन क्या हो रहा है और डिफ्यूज फ्रॉम द स्काई क्या हो रहा है। और सोलर रेडियंस मेजरमेंट में हम लोग यहाँ पे इरेडियंस के बारे में और डायरेक्ट सोलर इरेडियंस के बारे में, GHI के बारे में क्या सीखे, ये हो गया आपका एक पार्ट। अच्छा, ये चीज बना दीजिएगा कि आर्ट रेडिएशन बजट क्या होता है। ठीक है, तो क्या क्या स्कैटर्ड करके जा रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये चीज चाहिए। और एक चीज चाहिए कि ये GHI पार्ट, ठीक है, ये GHI पार्ट में क्या लिखा है और ये क्या होता है, ये पार्ट लिखना होगा। ठीक है, ये ठीक तरह से देख लीजिएगा, ऐसे आपको लिखना होगा आपका लैब मैनुअल में।
अम, हम लोग तब से ही पहना, बहुत प्रॉब्लम हो गया भाई। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए कि लैब एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्योर में आपका ये लैब एक्सपेरिमेंट ओवरऑल गोल्स जो है ये थोड़ा लिखना होगा, और apparatus इक्विपमेंट लिखिएगा, ठीक है। लैब प्रोसीड्योर में ये सब लिख के कोई फायदा नहीं है, तो लैब apparatus इसमें लिखिए। अच्छा, सेल्फ एवोल्यूशन छोड़िए। अब पायरोनोमीटर के ऊपर हम कुछ बोल देते हैं कि पायरोनोमीटर के एग्जैक्टली अंदर के क्या चल रहा है टॉपिक। शेयर करना पड़ेगा, एक मिनट। अच्छा, ये तो मतलब खत्म हो जाएगा तो ज्वाइन करना होगा आप लोगों को एक बार। ये थोड़ा चीज़ है जो आपको थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है, कि हम जो बता रहे थे बीम एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन के ऊपर, कि हम लोग के पास तीन चीज़ होता है एक्चुअली। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, जो सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड, ये आपको दिख रहा है ना, जो डायरेक्ट रेडिएशन वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, बीम एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन। Yes, sir. तो यहाँ पे दो तीन चीज है जो पे देख लेना आपका जरूरी है, कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स क्या होता है, कि सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड, scattered and reflected by the components of the atmosphere. The amount of radiation reaching the earth is less than what entered the top of the atmosphere, and the radiation coming from the sun can be categorized as follows: direct radiation of the beam radiation, जो डायरेक्ट रेडिएशन है वही आपका बीम रेडिएशन है, जो रेडिएशन फ्रॉम द सन दैट रीचेस एट द अर्थ विदाउट स्कैटरिंग, कहीं पे भी स्कैटर्ड होके व कहीं पे भी रिफ्लेक्ट होके कहीं पे नहीं जा रहा है, एकदम डायरेक्ट सन रेडिएशन आ रहा है, तो हम उससे कहते हैं डायरेक्ट रेडिएशन। एंड डिफ्यूज रेडिएशन, द रेडिएशन दैट इज स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, ठीक है। हम्म, दूसरा चीज है, दूसरा चीज है आपका ये चीज थोड़ा जान लेना जरूरी है कि इरेडियंस क्या होता है और इरेडिएशन क्या होता है, ये दोनों चीज थोड़ा अलग है। कि इरेडियंस इज द गिवन इन वाट पर मीटर स्क्वायर एंड रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ जी, ठीक है। द रेट ऑफ द व्हिच रेडिएंट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। तो पर यूनिट एक सरफेस एरिया के ऊपर जो हमारा सन लाइट आ रहा है और रेडिएट आपका रेडिएशन आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं इरेडियंस, ठीक है। और इरेडिएशन कुछ अलग चीज होता है। इरेडिएशन है आपका जूल पर मीटर स्क्वायर, हम जिसके हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एनर्जी पर यूनिट एरिया है ना, तो उस सरफेस डिटरमाइंड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ द इरेडियंस ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम। तो सिंपल बात यह है कि इरेडियंस इनटू अगर हम लोग टाइम के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा निकल के आएगा इरेडिएशन, ठीक है। तो इरेडियंस के साथ अगर हम लोग स्पेसिफाइड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का निकल के आएगा इरेडिएशन, ठीक है। और इंसोलेशन एक टर्म यूज होता है सोलर एनर्जी इरेडिएशन में। तो इरेडियंस और इरेडिएशन का जो डिफरेंस आपको बोला गया है, ये थोड़ा याद रखिएगा कि इरेडिएशन क्या होता है और इरेडियंस क्या होता है, ठीक है। इरेडियंस आपका डायरेक्ट जो सनराइज आपका सरफेस पर यूनिट एरिया में एक
यूनिट एरिया में अगर जो सनराइज मेरा गिर रहा है तो उसको हम कहते हैं इरेडियंस। और इरेडिएशन अगर स्पेसिफाइड टाइम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा इरेडिएशन। ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज है ये देखो सोलर रेडिएशन कैसे, मतलब अगर मैं सोलर इरेडियंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और टाइम ऑफ द डे नीचे ले रहा हूँ, तो ग्राफ कुछ इस तरह बन रहा है। ठीक है, तो सनराइज जब हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके ग्राफ ऊपर जा रहा है, जब नून हो गया तब एकदम पीक पॉइंट में चला गया और सनसेट में नीचे चला गया। ठीक है, तो इरेडियंस कैसे मेरा डिफरेंट हो रहा है, तो ये इस ग्राफ में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। एक्चुअली आपका जो पायरोनोमीटर है, पायरोनोमीटर का जो आप ये कहाँ गया। हम्म, पायरोनोमीटर का जो ये आप देख रहे हो, एक्चुअली ये कुछ इस तरह आपका अंदर में फिट होता है कि इसका एक फोटो मेरे पास था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। ये आप देख पा रहे हो ना, एक्चुअली ये देखो सोलर रेडिएशन जो हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपका सोलर रेडिएशन आ रहा है, ये आपका, ये आप मान के चल सकते हैं कि ये आपका डिफ्यूज रेडिएशन है। ठीक है, और अगर हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग को यहाँ पे, यहाँ से जो अगर सनलाइट आता तो हम लोग, तो फिनिशिंग पेन है जी। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर आता तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेडिएशन और बीम रेडिएशन। तो यहाँ से अगर डिफ्यूज रेडिएशन, तो ये एक लेंस हो गया, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये है आपका ब्लैक बॉडी, ये आपका है थर्मोकपल। जो थर्मोकपल क्या होता है, और पता है थर्मोकपल के बारे में? हेलो, आप लोगों को थर्मोकपल के बारे में पता है ना? तो यहाँ पे थर्मोकपल लगा होता है। ठीक है, थर्मोकपल में जो आपका ऊपर होता है एक हॉट सेक्शन और नीचे आ जाता है आपका कोल्ड सेक्शन। ठीक है, आपका यहाँ पे तो 1 मिनट बचा हुआ है, आप लोग थोड़ा ज्वाइन करिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। हम्म, मैं तब तक बोल रहा हूँ जब खत्म हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे थर्मोकपल जुड़ा होता है। तो एक थर्मोकपल अगर ऐसे बन गया तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे होता है हॉट, ये नीचे पॉइंट होता है आपका कोल्ड। ठीक है, तो बीच में आपका जनरेट होता है ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगर मेरा यहाँ पे हॉट हो गया और यहाँ पे कोल्ड होगा तो मिडिल में आपका ये, तो ये जो एक एक हो गया आपका क्या, थर्मोकपल। तो ऐसे मेरा यहाँ पे बहुत सारा थर्मोकपल हम लोग लगा देते हैं, तो इसके चलते हम लोग को क्या बन जाता है, थर्मोपाइल। तो यहाँ पे थर्मोपाइल लगा होता है, ये थर्मोपाइल के वजह से यहाँ पे मेरा वोल्टेज का हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना मतलब वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, तो अगर ब्लैक बॉडी यहाँ पे लगा हुआ है, कितना एब्जर्व, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एब्जर्व कर सकते हैं रेडिएशन को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्लैक बॉडी का यूज़ करते हैं। और नीचे यूज़ करते हैं थर्मोकपल, एक्चुअली थर्मोपाइल यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ये आपका पायरोनोमीटर हो गया, ऐसे प्रोटेक्टिव लेंस ऊपर लगा दिया गया। समझ में आया? तो कुछ इस तरह सेटअप
हेलो, आवाज आ रहा है ना? तो हम जो बात कर रहे थे यस सर। एक्चुअली जो पायरोनोमीटर का जो हमारा सेटअप है, सेटअप शायद आपको पता चल गया होगा कि कैसा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपका पायरोनोमीटर हो गया, यहाँ पे आपका थर्मोकपल हो गया। और एक्चुअली यहाँ पे थर्मोकपल आप लोग मत बोलिएगा, इसको आप लोग यहाँ पे बोलिएगा थर्मोपाइल, ठीक है? तो बहुत सारा थर्मोकपल एक साथ जब लगा होगा तब हम इसको कहते हैं थर्मोपाइल। तो थर्मोकपल के जो ईएमएफ है हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे। और ये हॉट सेक्शन और ये कोल्ड सेक्शन, और ये हॉट सेक्शन हम इसीलिए बढ़ाते हैं, यहाँ पे ब्लैक बॉडी लगा दिया है। तो ब्लैक बॉडी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा सन रेडिएशन को, और इसको कन्वर्ट कर देगा वोल्टेज में, मतलब वोल्ट मीटर में, और जिसमें हो मतलब करंट में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं पायरोनोमीटर के बीच में। अच्छा, ये टॉपिक हो गया आपका पायरोनोमीटर का। चलो फिर से हम आ जाते हैं इसको। अच्छा, एक मिनट, ये भी आप लोग देख सकते हो एक बार। हम्म हम्म, ये देख सकते हो चीज, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, इसको अनडू करना है। यहाँ देखो कुछ इस तरह दिखता है कि नंबर 1 में क्या लिखा है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा आपका। नंबर 2 में है सोलर रेडिएशन सेंसर। नंबर 2 कहाँ गया? नंबर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है एक। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन सेंसर दिया हुआ है। 3 में दिया हुआ है आपका ग्लास डोम, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेंस, अगर इसमें डस्ट वस्ट ना आ जाए। नंबर 4 आपका बॉडी बन गया पूरा। नंबर 5 में आपका इलेक्ट्रिकल केबल कनेक्टर। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिकल केबल कनेक्टर। नंबर 6 में आ गया आपका इलेक्ट्रिकल केबल। ये आपका इलेक्ट्रिकल केबल है जो का इस साथ इलेक्ट्रिक के साथ जुड़ा होगा। स्क्रू फॉर हॉरिजॉन्टल लेवल फिक्सिंग, नंबर 7। ये हॉरिजॉन्टल लेवल फिक्सिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रू। नंबर 8 में है फिक्सिंग यहाँ पे। नंबर 9 में एक्सेस ऑफ केबल कनेक्शन। ठीक है, नंबर 10 में है स्क्रू ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर। और 11 में है वाटर बबल। यहाँ पे वाटर बबल दिया हुआ है क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट है कि नहीं है, ये जानने के लिए हम लोग वाटर बबल का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गया। एक मिनट में फिर से वहीं चला जाता हूँ सोलर एनर्जी के ऊपर। एक मिनट। अच्छा, तो आप लोग ये थ्योरी पार्ट जो था, थ्योरी पार्ट हो गया आपका। प्रोसीड्योर पार्ट जो है, प्रोसीड्योर पार्ट प्रोसीड्योर पार्ट में आप लोग क्या लिख रहे हो, ये नंबर 1 नंबर 2, ठीक है? ये दो आप लोग लिख रहे हो कि ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? नंबर 2 पार्ट आप छोड़ भी सकते हो, नंबर 1 पार्ट लिख के आप छोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका डेटा सेट में चला जाइएगा। डेटा सेट में देखिए यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉटिंग दिया हुआ है। हम्म, ये देखिए कि ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस एंड नीचे आपका है टाइम। सर इसका लिंक कहाँ पे आएगा सर? लिंक आप लोग अटेंडेंस भेजिएगा ना, आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है? आप सर्कुलेट कर दीजिएगा, जो भाई वो अभी खड़ा है। ठीक है?
आपका वी लैब में मिल जाएगा, वर्चुअल लैब में ना आपका मिल जाएगा ये सब चीज। अच्छा, तो आप ये ग्राफ देख सकते हो कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए ग्राफ लिया गया था कि यहाँ पे ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस कितना हो रहा है। और ये देखिए आप टाइम, तो ये 1 मिनट के लिए लिया गया एक्चुअली 13:58:33। तो 1 बजे 58 मिनट्स में आपका ये लिया गया है और 13:59:08 में इसको स्टॉप किया गया है। तो अगर सोलर रेडिएशन हम निकल देंगे तो ये कुछ देखिए ये किस चीज़ का ग्राफ है, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल रेडियंस एंड टाइम। तो सोलर रेडियंस में मेरा ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा है। आपको ये ग्राफ बनाना होगा। बात यह है कि आपको ये ग्राफ बनाना होगा और एक टेबल यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे एक टेबल निकल के आएगा। देखिए सोलर रेडिएशन यहाँ पे दिखा रहा है 670 और टाइम दिखा रहा है क्या, 13:58:33 ठीक है, तो आप लोग एक टेबल बना लीजिए। कुछ इस तरह आप टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आप लोग लिखिए कि GHI लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे GHI में आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना क्या पॉइंट आ रहा है और टाइम कितना हो रहा है। तो ऐसा आप 10 या कुछ लिखिए, यहाँ पे टेबल बनाइए और इसके बाद ये ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए 670 13:58:33 में। नेक्स्ट आ रहा है 668 13:58:34 में। 663 आपका आ रहा है 34 सेकेंड्स 13:58 में। तो ये 1 बजे से लिया गया, एक्चुअली 2 बजे से लिया गया है। 2 बजे से लिया गया है तो ग्राफ क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ना। ग्राफ डाउन हो रहा है तो क्यों डाउन हो रहा है, क्योंकि ये शाम के टाइम जा रहा है, तो आपका इवनिंग टाइम जा रहा है, तो इसीलिए ये ग्राफ डाउन हो रहा है। तो यही एक आपका प्रूफ है कि ये ठीक से काम हो रहा है। ठीक है, जैसे आपको ग्राफ दिखाए थे उस टाइम, तो कुछ उसी तरह ग्राफ है। अ, कौन सा ग्राफ था, ये ग्राफ था ना। हम्म, ये ग्राफ था। तो सनराइज के ऊपर ज्वार रहा था और मानिए कि यहाँ पे 2 बजा है, तो यहाँ से मेरा पूरा ग्राफ नीचे जा रहा है सनसेट के बारे में। ठीक है, सनसेट के ऊपर तो ये नीचे जा रहा है, तो ऐसे ही आपका हम्म, यहाँ पे भी 1 बजे से पूरा ग्राफ नीचे जा रहा है। तो इसी तरह आपको एक ग्राफ बनाना होगा, जैसे है जैसे ग्राफ आप छाप दीजिए वहाँ पे और इसका टेबल बनाइए और टेबल बना के सबमिट कीजिएगा। ओके, आरटी में तो कुछ लिखना नहीं है, बस थ्योरी प्रोसीड्यूर और डेटा सेट और ग्राफ अपने से बनाइए। मतलब ग्राफ तो यही है और आपका टेबल जो है, टेबल ऐसे बनाइए कि ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस वर्सेस टाइम का टेबल बनाइए। समझ में आया? हेलो, यस सर। हो जाएगा ना? ठीक है, तो ये काम है, ये काम कीजिए और मैं आपको कोड दे दूंगा, तो उसी कोड में सबमिट कीजिएगा। ठीक है, और कोई मुझे ये आपका अटेंडेंस भेज दो, मैं आपको आपका लिंक भेजेगा उसको। ओके, कितना जन प्रेजेंट है, 10। ठीक है, भेज दो, विशाल या अभिषेक कोई भेज दो। और कैसे मैनुअल लिखना है समझ में आ गया। लिंक आपको दे रहा हूँ, ये आपको बी लैब में मिल भी जाएगा, तो इसका ऐसे लिख के वहाँ पे सबमिट कीजिएगा 1 हफ्ता टाइम या 2 हफ्ते में।
सबमिट कीजिए, ठीक है। अटेंडेंस भेज दीजिए कोई स्क्रीनशॉट उठा के। और लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। लिंक सर्कुलेट कर दीजिए सबके साथ, और सब लिंक ले लीजिए विशाल से, ठीक है। यस। चलो लीव कर रहा हूँ तब।